हमारा सौरमंडल खत्म हो गया, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि किस तरीके से खोज आगे होती हुई है। पहले हम क्या समझते थे, तो सबसे पहले जो एक थ्योरी आई थी वो आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी कि भूकेंद्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता था, ये किसने दिया था, ये दिया था क्लाउडियस टॉलेमी ने। क्लाउडियस टॉलेमी, टॉलेमी ध्यान रखना, ये दिया है टॉलेमी साइंटिस्ट ने। कौन सी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अब सेंट्रिक का मतलब है सेंटर में। यानी कि पहले ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो केंद्र है और ये सारे तारे, ग्रह, सूर्य और ये सभी के सभी चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का। हम मानते थे कि पृथ्वी है, यही सेंटर है। तो ये थी जियो यानी कि पृथ्वी, सेंट्रिक यानी कि सेंटर में। और उसके बाद फिर आया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो का मतलब होता है सूर्य। फिर हम मानने लगे कि ये जो पूरी आकाशगंगा है यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका सेंटर, जो केंद्र है वो है सूर्य। ये वाली जो थ्योरी है इसको सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। ये दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था ये वाला सिद्धांत। उसके बाद फिर जोहानेस केपलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं, तुम सब गलत हो। असल में सूर्य केवल और केवल सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य गैलेक्सी का केंद्र नहीं है, यानी सारे तारे चक्कर नहीं काट रहे हैं सूर्य के। सूर्य सिर्फ हमारा जो सौरमंडल है यानी जो ग्रह हैं हमारे, केवल उन्हीं का ही वो केंद्र है। और उन्होंने बताया कि जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाएं होती हैं, यानी कि एक उनकी कक्षा होती है यानी ऑर्बिट होता है, उसी के चारों ओर वो ग्रह घूमता रहता है। और ये किसने दिया था, जोहानेस केपलर ने। उसके बाद फिर सूर्य मंदाकिनी में किस जगह है, मंदाकिनी यानी कि हमारी गैलेक्सी यानी कि दुग्ध मेघला, तो वो सूर्य के किस जगह है, वो सूर्य के एक कहीं किनारे पर है। ये किसने बताया हमें, हर्शल, साइंटिस्ट हर्शल ने। ये चारों साइंटिस्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। कि टॉलेमी जी ने क्या बताया, भूकेंद्रिक सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले आए टॉलेमी, उन्होंने हमें बताया कि भाई पृथ्वी वो केंद्र में है। उसके बाद फिर आए कॉपरनिकस, उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। सारी चीजें, दुनिया भर की जितनी चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड की, सब सूर्य का चक्कर लगा रही हैं। लेकिन सही बात हमें बताया जोहानेस केपलर ने। उन्होंने बताया नहीं, जो सूर्य है वो केवल सौरमंडल का केंद्र है, बाकी और किसी चीज का केंद्र नहीं है। और उसके बाद हमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई हर्शल ने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मंदाकिनी के एक सिरे पर सूर्य है। वहां से हमें इस बात का अंदाजा लगा कि भाई जब सूर्य एक सिरे पर है मंदाकिनी के, इसका मतलब हमारा सूर्य को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हम इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, कि हमारा सूर्य इंपॉर्टेंट है, बस हम ही हैं और कोई है ही नहीं। तो वहां से इनको समझ में आया कि सूर्य तो बस एक किनारी में है, हमारी मंदाकिनी में, यानी हमारी गैलेक्सी में एक किनारे पर है। ऐसे बहुत सूर्य हैं और उनके बहुत सारे ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी में जल यानी कि पानी है 71% यानी 71%, और उसके बाद जो बचा हुआ है 29% वो है स्थल, यानी 71% जो भाग है पृथ्वी का उसमें सिर्फ हमें पानी दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें जो ग्रह है वो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है और हम इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो इसलिए जल है 71% और 29% है स्थल यानी कि जमीन। शेप कैसी है, शेप इसकी है ऑबलेट स्फेरॉइड। इंग्लिश में अगर हम देखें तो ऑबलेट स्फेरॉइड इसकी शेप है, या फिर इलिप्सॉइड, यानी कि ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, हल्का सा। अब पूरा गोल तो इस तरीके से होता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से गोल ना होकर कुछ इस शेप में है, हल्की सी दबी हुई है। लेकिन यहां पर ज्यादा दिखाई गई है, इतनी दबी हुई नहीं है। अंतरिक्ष से देखने में वो गोल ही नजर आती है, लेकिन हल्की सी वो दबी हुई है पोल से। अब शेप क्या है उसकी, ऑबलेट स्फेरॉइड, या फिर एक और नाम इंग्लिश में आ जाता है इलिप्सॉइड। ये दोनों ही नाम याद रखने पड़ेंगे। हिंदी में चपटा दीर्घवृत्त, या फिर इसको हम जियोइड शेप भी बोलते हैं। जियोइड, तो पृथ्वी की शेप में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, जियोइड तो भी हम ये पृथ्वी की शेप है, चपटा दीर्घवृत्त हिंदी में आया तो ये आएगा, इलिप्सॉइड और ऑबलेट स्फेरॉइड। तो ये जो शेप है ये है पृथ्वी की शेप। पृथ्वी की शेप कैसी है, हल्की सी गोल नहीं है, हल्की सी दबी हुई है ऊपर से। अब जो इधर क्या है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, और इधर हम ईस्ट, इधर वेस्ट। अब ये जो नॉर्थ है ये, और ये जो साउथ है, ये तो है इसके पोल, ये है इसके ध्रुव।
नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अब पृथ्वी जब यहां से दबी हुई है, इसका मतलब रेडियस, इसकी अगर हम रेडियस देखें या इसका डायमीटर देखें तो इसके डायमीटर दो हो गए। एक तो डायमीटर हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डायमीटर हो गया, और एक डायमीटर हो गया इस डायरेक्शन में। जब ये ऊपर से दबी हुई है तो ये दोनों डायरेक्शन में डायमीटर अलग अलग आएगा। तो इसलिए अर्थ के दो डायमीटर बन जाते हैं। तो डायमीटर अर्थ का एक तो इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर यानी कि विषुवत। इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं विषुवत। विषुवत होता है ये वाला, ये बीचों बीच का, इसको बोलते हैं विषुवत। और जो पोलर है यानी कि ध्रुवीय। तो विषुवत पर अभी बताया कि यहां से थोड़ी दबी हुई है, यहां से थोड़ी सी ये फैली हुई है, तो इसी वजह से 12,775 किलोमीटर इसका डायमीटर है। कहां पर, इक्वेटर पर। और थोड़ा सा कम है, 12,712 किलोमीटर है पोल्स पर। यानी कि अगर हम पोल्स में देखेंगे तो इसका डायमीटर इतना आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो में पूछा गया है। 43 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। अब इसके बाद आता है ये पेरीहेलियन क्या है और ये एपीहेलियन क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेरीहेलियन और एपीहेलियन। पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य का, और जो पृथ्वी की कक्षा है यानी जो उसका ऑर्बिट है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो एक इलिप्स की शेप में है, इलिप्स की शेप में है। और सूर्य की कभी वो पास आती है, कभी वो सूर्य से दूर जाती है। तो जब पृथ्वी सबसे पास आती है उसका हमने एक नाम रख दिया, और जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर जाती है तब हमने एक नाम रख दिया। जब सबसे ज्यादा पास आती है उसको हमने बोल दिया पेरीहेलियन, और जब दूर जाती है उसको हमने बोल दिया एपीहेलियन। पेरीहेलियन होता है 3 जनवरी को, और एपीहेलियन होता है 4 जुलाई को। अब यहां पे इसको हम याद इस तरीके से करते हैं, ये पेरी का मतलब क्या है, पेरी पी से यानी कि पास आना, हमें याद रखेंगे पास आना। और ये आगे क्या लगा है, LION, लायन, इसका मतलब लायन के पास आ रहा है। अब लायन कौन है, सूर्य, यानी सूर्य के पास कौन गया, पृथ्वी। तो पेरीहेलियन लायन के पास आया, और एपीहेलियन इसका अपोजिट यानी कि दूर जाना। यह है 4 जुलाई को, यह है 3 जनवरी को। अब बात करते हैं अक्ष यानी कि एक्सिस का झुकाव। यह है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी इस तरीके से सीधी तो इस तरीके से घूम नहीं रही है, बल्कि ये हल्की सी झुकी हुई है। अगर आप कोई भी ग्लोब लेंगे तो उसमें भी आपको पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई दिखाई देगी। देखिए एक्सिस जो है इसकी एक्सिस ये है, ये इसकी एक्सिस है। तो एक इसका झुकाव है इसकी पृथ्वी के घूमने का। ये झुकाव किस तरीके से है, अगर हम शेप बनाएं पृथ्वी की तो ये इस तरीके से है। तो इसका जो एंगल कितना बनता है, ये अगर हम इसका एंगल देखें तो ये जो एक्सिस है इसका यहां से एक एंगल बनता है, यहां से एक एंगल अलग बनता है 66.5, और यहां से एंगल अलग बनता है, इसका बनता है 23.5। दो एंगल बनते हैं, यहां से बनता है 23.5, यहां से बनता है 66.5। अब ये दो एंगल क्या है कि अक्ष का झुकाव, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी की एक्सिस क्या है, ये सीधी होनी चाहिए थी, ऐसी सीधी कैसी होनी चाहिए थी, इसकी एक्सिस ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन है कैसी, ऐसी। तो झुकाव कितना है, होनी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन है किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो झुकाव है, ये जो एंगल है कोण, ये झुकाव कितने का है, ये है 23.5 डिग्री का। कितने का, 23.5 डिग्री का। लेकिन अब ये कक्षा तल से क्या है, कक्षा तल से क्या है, अगर ये बिल्कुल सीधी होती तो इसका झुकाव कितना होता, 0। लेकिन ये इस तरीके से तो घूम रही है सूर्य के चारों ओर इस तरीके से, तो ये हो गई इसकी कक्षा, यानी ये इसकी है कक्षा, ये है इसकी ऑर्बिट। मान लेते हैं बीच में कहीं यहां सूर्य है, ये इस तरीके से घूम रही है। तो अगर ये बिल्कुल सीधी होती इसकी एक्सिस, तो इसकी एक्सिस और इसकी कक्षा क्या है, कक्षा है इसकी ये वाली, ये है इसकी कक्षा, और ये किस तरीके से है, सीधी। तो कोण कितने का है, 90 का। लेकिन रियलिटी में ऐसी तो पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी है इस तरीके से, यानी कि यहां से 23.5 डिग्री का कोण है। तो अगर हम 23.5 डिग्री का यहां से कोण है, इसका मतलब यहां से कितना हो गया, इसकी कक्षा से कक्षा ये थी 0, और 0 से कितने का कोण है, ये यहां से यहां तक पूरा कितना है, 90। यहां से यहां तक हो गया 90, तो ये हमने घटा दिया इसको 23.5, इसका मतलब कितना बचा, ये बचा 66.5 डिग्री। ये है पृथ्वी, ये है इसकी झुकाव यानी कि इसकी एक्सिस। अब एक्सिस और ये है इसका ऑर्बिट, इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। तो यहां से झुकाव इसका कितना है, यहां से है 66.5 डिग्री का झुकाव। और वैसे ये सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्सिस इसका अक्ष झुका हुआ है,
अक्ष का झुकाव कितना हो गया, यहां से हो गया 23.5 का। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप सभी के मन में उठ रहा होगा कि ये नाशपाती क्या कर रही है। तो ये नाशपाती इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो अर्थ है हमारी उसकी शेप है नाशपाती नुमा। यानी अगर क्वेश्चन में ये आ जाए एग्जाम में कि अर्थ की शेप किस फल से, किस फ्रूट से कंपेयर की जाती है, तो वो है नाशपाती। इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है, जैसे ये, वो ऊपर से चपटी है। अभी बताया गया कि वो ऊपर से तो चपटी है, यानी पोल से, ध्रुव से तो चपटी है, और जो इक्वेटर है वहां से थोड़ी फैली हुई है। लेकिन वहां से भी अगर हम देखें तो अगर हम ऊपर के नॉर्थ हेमिस्फीयर को अगर हम कंपेयर करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूरी पृथ्वी जो गेंद है हम उसे बीच में से काट देते हैं, और जो ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर होता है गोला, हेमी का मतलब आधा, तो हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोला। तो जो ऊपर के आधे गोले को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे के वाले को हम बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर, यानी जो साउथ वाला और नॉर्थ वाला। तो हम ये बात देखते हैं कि जब हम इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो वो थोड़ा सा पतला है, लेकिन जब हम साउथ हेमिस्फीयर में की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, यानी कि विषुवत रेखा से, तो वो वहां से यहाँ की कंपेयर में, यानी नॉर्थ वाले की कंपेयर में थोड़ा सा मोटा है। तो वो शेप कुछ कुछ नाशपाती की होती है कि अगर आप यहां से ऊपर जाएंगे तो वो थोड़ा सा पतली होगी, और यहां से नीचे आएंगे तो थोड़ी सी मोटी होगी। तो वो शेप, इस वजह से हम इसको बोलते हैं नाशपाती नुमा। लेकिन ये कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नेग्लिजिबल लगता है हमें जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमें पता नहीं लगता, हमें ये गोल ही दिखाई देती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो नाशपाती नुमा हम उसको बोलेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, और एस्केप वेलोसिटी मैंने दो क्यों लिख रखी है, ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए दो क्वेश्चन उठते हैं। आज एस्केप वेलोसिटी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एस्केप वेलोसिटी है क्या। अब एस्केप वेलोसिटी समझ लेते हैं पहले। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है कि ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी। अब यहां पे अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा है और वो एक पत्थर फेंक के मारता है, एक पत्थर फेंक के मारता है, तो क्या होगा, वो पत्थर यहां जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। वही ग्रेविटी है, अर्थ के पास ग्रेविटी है, वो खींचेगी उसे, पत्थर को। अब ये और जान लगा के मारता है पत्थर, वो यहां गिर जाएगा पत्थर। ये और ज्यादा जान लगा के मारता है तो वो पत्थर यहां गिर जाता है, काफी दूर पहुंच गया आपके। लेकिन ये पृथ्वी अपनी ग्रेविटी की वजह से खींच रही है इसको। लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होगी, जब ये फेंकता रहेगा तो एक ऐसी स्पीड आएगी कि ये पत्थर ऐसे घूमेगा तो थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद बाहर चला जाएगा, लौटकर दोबारा वापस अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगा। यानी वो पत्थर इस अर्थ की, इस पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड को भी छोड़ देगा। यानी कि जहां तक इस अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, जहां तक गुरुत्वाकर्षण काम करता है इस अर्थ का, उसको भी छोड़ देगा और पत्थर बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में, दोबारा लौटकर नहीं आएगा। वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, वही है ये एस्केप वेलोसिटी। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना, तो एस्केप वेलोसिटी वही कहते हैं, और वो है 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक सेकंड में 11 किलोमीटर सफर करना चाहिए पत्थर को जो हम फेंकें, तब वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। लेकिन एक बात का यहां हम आपको बता दें कि ये जो कैलकुलेशन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आइडियल कंडीशन में ली गई है। आइडियल कंडीशन यानी कि जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये वेलोसिटी तब निकाली गई है अर्थ की फॉर्मूले द्वारा जब हमने माना है कि यहां पर वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल पृथ्वी पर है ही नहीं, इसका मतलब हम पत्थर को अगर फेंक रहे हैं तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सिर्फ एक ग्रेविटी है जो पीछे खींच रही है, बाकी ग्रेविटी के अलावा कोई नहीं रोका। जबकि ऐसा नहीं होगा, ऐसे अगर आप गोला पत्थर कुछ ही फेंकेंगे तो क्या होगा, वहां पर एयर का ड्रैग लगेगा। जब हवा में कोई चीज ट्रेवल करेगी तो उसमें हवा इससे टकराएगी, उसको बोलते हैं ड्रैग। तो जब ड्रैग लगेगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। अब इसके बाद आता है ये 8 किलोमीटर पर सेकंड क्या है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। अब ये दोबारा से आ गई हमारी पृथ्वी। अब यहां पे हम छोड़ते हैं रॉकेट। हम अगर छोड़ते हैं रॉकेट
ये हमने रॉकेट एक यहां पर खड़ा कर दिया। अब ये रॉकेट जा रहा है। अब ये रॉकेट किस तरीके से जाएगा? अगर रॉकेट है या कोई भी पत्थर है अगर आप भेजेंगे तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाता। अगर आप सोचते हैं कि रॉकेट इस तरीके से अर्थ से बाहर जाता होगा कि इस तरीके से सीधा सीधा उड़ता रहेगा और वहां से चला जाएगा बाहर, तो ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि हल्की सी रॉकेट की एक डायरेक्शन होती है। अगर आप रॉकेट को कभी भी लॉन्च होते हुए देखेंगे यूट्यूब पर या कहीं भी आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे रॉकेट इस तरीके से ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे ऐसे मुड़ जाता है, क्योंकि उसे पहले रॉकेट को यहां जाने के बाद अर्थ के ऑर्बिट में घूमना पड़ता है, अर्थ के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर वो छोड़कर अर्थ को वापस जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम रॉकेट की स्पीड रखेंगे हल्की तो वही कंडीशन होगी इसके साथ पत्थर वाली कि यहां पर लेकर ये गिर जाएगा नीचे। वो तो हम चाहते नहीं है। अब हम इसको और तेज स्पीड पर देंगे, तो जब हम और तेज स्पीड पर भेजेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, लेकिन ये एक अर्थ का चक्कर काटने लगेगा। ये अब ये जो सर्कल बना ये बन जाएगा ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी ये अब जो रॉकेट है ये अर्थ का चक्कर काटने लगेगा बिल्कुल गोल। तो वो मिनिमम स्पीड, अब ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन नीचे कब तक नहीं आएगा? जब तक उस रॉकेट की स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड मेंटेन रहेगी। इससे जैसे ही कम होएगी वो नीचे आना शुरू कर देगा। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि ये मिनिमम स्पीड है ऑर्बिट में घूमने के लिए, रॉकेट के लिए। रॉकेट या फिर कोई भी चीज, रॉकेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रॉकेट के पास अपना इंजन है, वो 8 किलोमीटर की स्पीड को मेंटेन कर सकता है। हम पत्थर फेंकेंगे वो मेंटेन थोड़ी करेगा, क्योंकि वहां पर ड्रैग लगेगा, वायुमंडल है, वहां से ड्रैग लगेगा तो हमारा पत्थर की तो स्पीड कम हो जाएगी कुछ समय बाद। इसलिए रॉकेट की बात यहां चल रही है। तो अगर क्वेश्चन में आए कि रॉकेट के लिए ऑर्बिटल स्पीड क्या है, तो ऑर्बिटल स्पीड है ये है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड। अब और स्पीड बढ़ाते हैं इसकी रॉकेट की। जब और स्पीड बढ़ाएंगे तो अभी ये छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। और स्पीड बढ़ाने के बाद ये मान लीजिए ये रॉकेट यहां पर आया, जैसे यहां पर आया इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। रॉकेट जब यहां पर आया इसकी स्पीड बढ़ा दी तो वो रॉकेट इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से, शायद लाइट दिख रहा होगा, इसे डार्क कर देते हैं। इस तरीके से हो जाएगा रॉकेट। यानी कि अब वो सर्कुलर पाथ को छोड़कर वो इस तरीके से ना इलिप्स का एक पाथ ले लेगा। जिस तरीके से काफी सारे ग्रह आपको पता है, जैसे कि पृथ्वी भी इसी पाथ में घूम रही है सन के चारों ओर, कि कभी उससे पास आती है फिर दूर जाती है, फिर पास आती है फिर दूर जाती है। इस तरीके से वो इसका पाथ ले लेगा। अब अगर हम और स्पीड बढ़ाएंगे इसकी, फिर ये अचीव कर लेगा एस्केप वेलोसिटी को। यानी कि अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी करवा देते हैं तो फिर ये वापस लौट कर नहीं आएगा। यानी कि फिर अगर हमने कहीं भी स्पीड बढ़ाई, मान लीजिए हमने यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी इसकी, तो ये फिर यहाँ से जाके वापस नहीं आएगा और फिर ये बाहर चला जाएगा पृथ्वी की कक्षाओं को छोड़कर। एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी में, क्वेश्चन किस फॉर्म में था ये तो अभी ध्यान नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये था कि उसका आंसर ये था कि ऑर्बिटल स्पीड, अभी बताया ना ये ऑर्बिटल स्पीड, ये तो रॉकेट की कितनी हम इस परसेंट स्पीड बढ़ा दें कि ऑर्बिटल स्पीड में घूमता हुआ रॉकेट कक्षा को छोड़कर चला जाए, पृथ्वी को बाहर मतलब लौट कर ना आए। इसका मतलब उन्होंने पूछा था कि ये जो हमारा 8 किलोमीटर पर सेकंड है जो ऑर्बिटल स्पीड के लिए जरूरी है, और ये जो 11.2 किलोमीटर, इसमें रिलेशन क्या है? इसमें रिलेशन है 41% का। यानी कि 41% अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, ऑर्बिटल स्पीड 41% बढ़ा देते हैं तो वो हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर आवर के बराबर, पर सेकंड के बराबर। इसका मतलब कि वो ऑर्बिट को छोड़ देगा। लेकिन ऑप्शन में या तो 41% आएगा या एक और आएगा, या लिखा हुआ आएगा √2, कि हम √2 से गुणा कर दें। √2 की भी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, कुछ ऐसी आगे वैल्यू होती है √2 की। तो या तो √2 आ सकता है, या फिर 41% बढ़ा दें, या फिर आ सकता है कि 141% कर दें। सबका मतलब वही है, 141% कर दें तो भी ये वैल्यू आएगी, 41% बढ़ा दें
तो भी यही वैल्यू आएगी, और √2 से गुणा कर दें तो भी यही वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।